नमस्ते दोस्तों। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी सेलों का संयोजन। हम अपने दैनिक जीवन में सेल का संयोजन करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है जो हम सेलों का संयोजन ही कर रहे हैं। हम टॉर्च में बैटरी लगाते हैं, सेल लगाते हैं, 3 सेल का जो टॉर्च होता है तो उसमें जो हम लगाते हैं सेल, तो वो सेलों का संयोजन ही होता है। तो हम उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो सेलों का संयोजन क्या होता है, इसको कितने टाइप से किया जाता है। तो सेलों का संयोजन हम जान लेते हैं क्या होता है। जब 2 या 2 से अधिक सेल को हम एक साथ जोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को ही हम सेलों का संयोजन कहते हैं। एक को तो हम जोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए हमने आपको ये बताया जो सेलों का संयोजन कब होगा, जब 2 या 2 से अधिक सेल को एक साथ जब हम जोड़ते हैं तो सेलों का संयोजन कहलाता है। अब देखते हैं जो सेलों का संयोजन जो होता है वो कई विधियों द्वारा किया जाता है, जिसका हम यहाँ पे लिखे भी हैं। जो एक है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो पहले तो हमने जाना ये चीज जो सेल का संयोजन क्या होता है। अब हम जानेंगे जो सीरीज कॉम्बिनेशन जब होते हैं सेल का तो उसमें क्या होता है, या फिर हम कैसे सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जब हम 2 या 2 से अधिक सेल को हम लेते हैं तो सेल में पहले हम पढ़ चुके हैं जो उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो श्रेणी क्रम में क्या होते हैं, अगर हम एक सेल ले रहे हैं और उसका अगर पॉजिटिव टर्मिनल ले रहे हैं, धनात्मक सिरा ले रहे हैं, तो उस धनात्मक सिरे को हम दूसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ते हैं, और फिर दूसरा सेल का धनात्मक सिरा जो होगा वो तीसरे सेल के ऋणात्मक सिरे से जब हम जोड़ते हैं, और ये प्रक्रियाएं और अन्य सेलों के साथ, बहुत सारे सेल हैं उसके साथ अगर दोहराते हैं तो इस प्रक्रिया में, तो ये जो प्रक्रिया होती है ये सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब इसका जो ईएमएफ जो होता है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ सेल हैं, तो एक सेल का अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर E है तो उसका इफेक्टिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होंगे उन सभी सेलों का जो हमने संयोजित किया है, जो हम कंबाइन किए हैं, तो उन सभी सेलों का जो ईएमएफ होगा अलग अलग, अगर उन सबको हम प्लस कर देते हैं तो उसका इफेक्टिव ईएमएफ आ जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। यानी सभी सेलों का संयोजन जब हम करते हैं तो उसका जो प्रभावी विद्युत वाहक बल होता है, ये यहाँ पे हमने लिखा, जो प्रभावी जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव। अब प्रभावी विद्युत वाहक बल जो होगा सभी सेलों के विद्युत वाहक बल के, सभी सेलों के विद्युत वाहक बल के योगफल के बराबर होते हैं। अब इसका हम एक डायग्राम बना के और आपको बताते हैं। जो इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होते हैं इसका, उसके बाद इसका ईएमएफ क्या होता है, इफेक्टिव ईएमएफ क्या होता है। तो अब हम इसका देखते हैं। जो मान लेते हैं हम, जो अब इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे जो यहाँ पे हम क्या किए हैं। 3 सेल हमने ले लिया और तीनों सेल को हमने श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिया, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन इसको कर दिया। अब सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम जोड़े हैं और यहाँ पे C1 यानी सेल 1, C2 सेल 2 और C3 सेल 3, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R हमने मान लिया, इसका भी R और इसका भी R। अलग अलग सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो हमने E माना। तो अब हम जानते हैं जो इस कॉम्बिनेशन में जो इसका
इफेक्टिव ईएमएफ जो होगा वो क्या होता है, इस सर्किट में हम देख रहे हैं, इस कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं। तो मान लेते हैं जो इस सर्किट का जो इफेक्टिव ईएमएफ जो होंगे EF ये होंगे। तो इसमें 3 सेल लगे हुए हैं, तो हम तीनों को प्लस कर देंगे, इसका जो EMF जो होंगे उसको हम प्लस कर देंगे। तो हमने प्लस किया, यानी 3 सेल थे तो इसका 3E आ गया। यानी हम कह सकते हैं जो अगर नंबर ऑफ सेल होंगे, नंबर ऑफ सेल होंगे N, तो इसका जो इफेक्टिव EMF जो होंगे वो हो जाएंगे NE। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। तो इफेक्टिव EMF हमारे पास आ गया इस सर्किट का। अब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी हम देखेंगे। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होंगे, जैसे R1 R और R है तीनों सेल का, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होंगे हो जाएंगे R प्लस R, फिर यहां से 3R। अब नंबर ऑफ सेल हैं तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस भी होंगे, तो फिर इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होंगे वो NR हो जाएंगे। लेकिन इस सर्किट में हम देख रहे हैं जो R जो है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो अब हम इस टोटल सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होंगे उसको फाइंड करेंगे, और ये इन सभी रेजिस्टेंस के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहां से हम इसका जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होंगे वो हो जाएंगे इक्वल टू NR प्लस R, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इस सर्किट में जो फ्लो होने वाले जो करंट है, जो धारा जो है वो I है, तो I इक्वल टू हो जाएगा इफेक्टिव EMF एंड NR प्लस R का रेशियो हो जाएगा। यानी हमारे पास जो I इक्वल टू आएंगे, I इक्वल टू NE बटा NR प्लस R। तो ये इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गया। अब इस इक्वेशन के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसमें स्पेशल कंडीशन डालेंगे। स्पेशल कंडीशन क्या होगा, इस रजिस्टर को हम एक बार मिनिमम कर देंगे और एक बार मैक्सिमम कर देंगे। तो देख रहे हैं जो इस इक्वेशन से हम एक बार R को मैक्सिमम कर दे रहे हैं और एक बार मिनिमम कर दे रहे हैं, यानी 2 कंडीशन हम यहां पे लेके आएंगे। 2 कंडीशन में हम देख रहे हैं क्या होता है। तो केस 1 कर रहे हैं इसका। केस 1 में हम ले रहे हैं इस रजिस्टर को बड़ा मैक्सिमम मान लेते हैं, बहुत बड़ा होगा NR से। जब R बहुत बड़ा हो जाएगा NR से, तो NR प्लस R जो होंगे वो R के बराबर में होंगे। R के बराबर में होंगे तब हम इस इक्वेशन से हम देख रहे हैं जो I इक्वल टू आ जाएगा NE और बटा R। क्यों? क्योंकि NR प्लस R इक्वल टू R हो रहा है। अब यहां पे जो इक्वेशन आया, तो इस इक्वेशन में E बटा R जो है वो एक सेल में जो धारा प्रवाहित हो रहे हैं उसका है, और N जो है वो सेलों की संख्या को दर्शा रहा है। यानी जब हमारा ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर अधिक होंगे, ज्यादा होंगे, तो सेल में जो प्रवाहित हो रहे हैं धारा वो सेलों के नंबर पे डिपेंड करेंगे, सेलों की संख्या पे निर्भर करते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा केस 2 में, केस 2 इस कंडीशन में अब R को हम लेस देन कर दे रहे हैं, बहुत ही छोटा कर दे रहे हैं NR से, तब हमारे पास जो इक्वेशन आएगा NR प्लस R इक्वल टू आ जाएगा NR। अब हम इस इक्वेशन पे चल रहे हैं। इस इक्वेशन से फिर हमारे पास जो करंट जो फ्लो होंगे वो हो जाएंगे NE बटा NR। N और M
तो I इजकल टू E बटा R। यानी अब इस इक्वेशन से हमें यह पता चल रहा है जो जब R लेस देन होंगे, बहुत ही छोटा होंगे n R से, तो उसके सेलों की संख्या पर वो निर्भर नहीं कर रहा है, उसमें जो करंट फ्लो हो रहे हैं वो सेलों की संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा है। तो आपने जाना जो सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है, इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या रोल होता है। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को मोर देन करते हैं तो उसका जो करंट जो फ्लो हो रहे हैं वो क्या होता है, और अगर इसको हम लेस देन करते हैं तो फिर इसमें जो करंट फ्लो होते हैं उस कंडीशन में क्या होते हैं। तो ये था सेलों का सीरीज कॉम्बिनेशन। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।